नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में एक विशिष्ट मामला हुआ है जिसमें कुछ मुद्दों की जांच की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया गया कि अदालतों द्वारा मौत की सज़ा सुनाने का फैसला सुनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दरअसल प्रकरण क्या है समझते हैं। प्रकरण है कि सितंबर 2021 में मौत की सजा की अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा बहुत कम जानकारी के साथ मौत की सजा सुनाई जा रही है। बहुत कम मतलब प्रासंगिक जानकारी नहीं है। अब पहले समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने से संबंधित क्या क्या पिछली टिप्पणियां की हुई हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मामला था बच्चन सिंह का मामला, जो 1980 में हुआ था। उस फैसले में कहा गया था कि मार्च 2022 में न्यायमूर्ति ललित ने मौत की सजा के मामलों पर एक एक व्याख्यान देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में अदालत की पूर्ण सहायता के लिए न केवल मामलों से संबंधित सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है, बल्कि कैदी के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला क्या था जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया। सुनिए कि किसी मृत्युदंड की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध के मामले में दिए जाने के सिद्धांत को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब होता है दुर्लभतम, मतलब जितना हो सके इस सजा से बचने की कोशिश करनी है। सजा सुनाते समय अभियुक्त के संबंध में परिस्थितियों को भी देखना होगा। इस निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अदालत के लिए अपराध और अपराधी दोनों की जांच करनी चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि मामलों से संबंधित तथ्यों के प्रकाश में क्या मृत्युदंड ही एकमात्र सजा है या कुछ और उसका विकल्प है। इसके साथ ही मामले से संबंधित और गंभीरता कम करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भरता बढ़ानी होगी, मतलब उन कारकों को भी देखना होगा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 1983 में। वो फैसला था माची सिंह बनाम पंजाब राज्य का। ये भी पंजाब से ही संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दुर्लभतम अपराध के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया और मौत की सजा के मामले में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए, जैसे कि एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, मतलब उत्तेजक या भड़काई परिस्थितियों में अपराध करने का तरीका, किसी ने उसको भड़का दिया हो और उसने अपराध कर दिया हो, या अपराध करने का कोई मकसद हो, और वो अपराध की गंभीरता कितनी है, क्या अपराध में पीड़ित को भी शामिल किया गया था। गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों में किसी आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना को भी वहां पर देखना होगा, मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसके पिछले जीवन का एनालिसिस करिए और उसके बाद ये देखना होगा क्या वो परिस्थितियां ऐसी क्यों आई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल में एक फैसला दिया जिसमें मृत्युदंड की पर कुछ सुझाव दिए गए कि महज अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए मृत्युदंड की सजा के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वहां पर कहना है कि इसके बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। अब न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में ऐसे कारकों पर भी समान रूप से विचार करना चाहिए जिसकी वजह से मृत्युदंड की सजा को कम करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अब उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी का हवाला देते हुए कहा कि मृत्युदंड एक निवारक और उपयुक्त मामलों में उचित सजा के लिए समाज की मांग की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो पिनोलॉजी होती है या जो दंड शास्त्र होता है वो कहता है कि समाज की अन्य दायित्वों को संतुलित करना भी बहुत जरूरी है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल। अब मतलब ये सिद्धांत क्या कहते हैं, पिनोलॉजी के सिद्धांत इनके अनुसार कहते हैं कि जो मानव जीवन है, चाहे उसमें अभियुक्त ही क्यों नहीं आता, अभियुक्त मतलब जिसने क्राइम किया है उसको भी, उसके जीवन को भी तो सुरक्षित करना है जब तक कि अभियुक्त को मृत्युदंड देना जरूरी ना हो जाए और इससे अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की संतुष्टि का सवाल सामने ना आ जाए तब तक मृत्युदंड नहीं देना है।
मतलब जब तक आप बहुत ज़्यादा अपरिहार्य ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाए, तब तक आपको नहीं देना है। अपराध गंभीरतम से गंभीरतम प्रकृति का ना हो, तब तक नहीं देना है। तो मौत की सज़ा को लंबा करना हो या फिर इस सब पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें की हैं। क्या एक ऑप्शन हो सकता है कि हम इसको आजीवन कारावास में बदल दें? तो समझने की कोशिश करते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और कहा था कि बिना किसी स्पष्ट कारण के फांसी देने में देरी को मृत्युदंड को कम करने का आधार नहीं माना जा सकता और कैदी या उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि लोक भावना से भरा कोई उत्साही नागरिक इस तरह की सजा के लघुकरण किए जाने की मांग करता है या रिट याचिका दायर कर सकता है। फैसले में यह भी कहा गया कि मौत की सजा को लंबे समय तक रोकने से जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं ना, उन पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है। इन कैदियों को उनकी दया याचिका के लंबित रहने के दौरान मौत की छाया में बरसों तक इंतजार करने की पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की जो जो देरी की जा रही है, उससे निश्चित रूप से उनके शरीर और दिमाग पर एक दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। अब इसी ईयर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पीठ गठित की थी, उसमें कहा गया कि मौत की सजा प्राप्त अपराधी की जो जो पुनर्विचार याचिका होगी, उस पर खुली अदालत में 3 जजेस की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि ऐसे मामलों पर बिना किसी मौखिक बहस के जजों के चैम्बर में 2 जजों की बेंचों के द्वारा विचार किया जाता था। अब वो 3 जजों के द्वारा होगा। तो अब 3 जजों के द्वारा जब इस प्रकार की याचिका पर सुनवाई होगी, तो वहां पर जाहिर-सी बात है बहुमत के आधार पर फैसला होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्य की विशालता है, इतना ज़्यादा काम है कि देखा जाए कि 2022 में पहले ही 50 से अधिक लोगों की मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और इसमें अक्सर देखा जाए तो प्रक्रियात्मक और मूल कानूनों का उल्लंघन किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत में सभी अदालतों में मौत की सज़ा सुनाए जाने में निष्पक्षता और अनुकूलता में संतुलन लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केस ऑलरेडी पेंडिंग हैं। लेकिन अदालत द्वारा इस मामले को सीधा समाधान करने हेतु चुना जाना निश्चित रूप से उल्लेखनीय और सराहनीय है। तो अब जो 3 जजेस होंगे, तो वहाँ पर एक सामूहिक विवेक का प्रयोग होगा, जिसे कलेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शसनेस में क्या होता है कि किसी सामाजिक समूह या समाज के लिए सामान्य साझा विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों और जानकारी के साथ काम करना होता है। उसके बाद वहाँ पर डिसीजन देना होता है। तो मृत्युदंड को सही ठहराने के लिए एक आधार के रूप में समाज के सामूहिक विवेक, या जिसे आप चेतना कह सकते हो, कलेक्टिव कॉन्सेंस कहते हो, कलेक्टिव कॉन्साइंस कह सकते हो, इसके इस्तेमाल का पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में देखें तो माची सिंह बनाम पंजाब राज्य फैसले में प्रयोग किया था और अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा भी था कि जब समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगता है, तो वह न्यायिक शक्ति धारकों से अभियुक्त को मौत की सजा देने की उम्मीद करता है समाज। तो समझ सकते हैं ये टॉपिक बड़ा गंभीरतम है। ये आईएएस में जो लोग बच्चे अभी मेंस के जो पास हो चुके हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। वहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है मौत की सज़ा पर, डेथ पेनल्टी पर, वो क्या है और इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, तो इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और प्री के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप किसी एग्जाम का प्री देने जा रहे हो, जैसे पूछ सकते हैं कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचें होती हैं वो कैसी होती हैं, विधि आयोग कैसे, मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने की प्रोसेस पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियाँ पूछ सकते हैं मृत्युदंड में, या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके बारे में भी वो जान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा करंट का टॉपिक था जिसे मैंने आपके लिए चुना, क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये न्यूज़ में चल रहा था। नमस्कार, जय हिंद।